उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर में घुसकर दो मासूमों की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। बच्चों की हत्या का एक आरोपी, उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। दूसरा आरोपी जावेद अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ कल रात ही, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान उसका एनकाउंटर हुआ है। घटना के बाद से बदायूं में तनाव बरकरार है। तो देश को दहलाने वाली ये बदायूं की घटना, ये बदायूं कांड, आखिरकार बदायूं में क्या हुआ, ये आपको विस्तार से बताते हैं। किस तरीके से बदायूं में दो बच्चों की हत्या की वजह से ये पूरा हंगामा बरपा है। दो मासूम जिन्हें मार दिया गया। कल शाम को इन बच्चों की हत्या की गई थी। और जानकारियां मैं आपको जल्दी देती हूँ इस पूरे मामले में। घर में घुसकर बच्चों की हत्या का आरोप है कि घर में घुसे आरोपी और उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद भीड़ का भारी हंगामा। भीड़ इतनी गुस्से में आ गई कि आगजनी की उसने। पीड़ित के घर के सामने ही दरअसल आरोपियों का सैलून था। ये बताया जा रहा है कि दोनों जो आरोपी हैं उनकी जान पहचान पीड़ित के परिवार से थी। कोई विवाद चल रहा था और इसी आपसी विवाद में बच्चों की हत्या का आरोप है कि जो आरोपी थे, विवाद के चलते, पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने बच्चों को मार डाला। साजिद और जावेद, ये दोनों आरोपियों के नाम, जो कल शाम बाकायदा घर में गए पीड़ित परिवार के और वहां पर बच्चों को मार डाला। इनकाउंटर में आरोपी साजिद को कल रात में ही पुलिस ने मार गिराया था और जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसकी फिलहाल तलाश जारी है। तो कुल मिलाकर ये दिल दहलाने वाली जो वारदात है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है। एक साथ दो बच्चों की हत्या और इसके बाद से पूरे परिवार पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार सिर्फ एक मांग कर रहा है, इंसाफ की। कैसे इंसाफ की गुहार लगा रहा है परिवार, ये सुनिए। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। नहीं बोला, बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। बहू से मेरी बोला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। 5,000 रुपए दिए। बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई। पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। ये जो पूरी घटना सामने आई है, इसको लेकर पुलिस का बयान भी अब सामने आया है। पुलिस पूरी घटना की जानकारी दे रही है, लेकिन घटना की वजह क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पा रहा है। ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का, वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। और संजय, सबसे पहले ये बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसी बेरहमी से इन दरिंदों ने 2 मासूमों को क्यों मार डाला। संजय। देखिए रोमाना, जो साजिद जिसका एनकाउंटर हुआ है और वो अपने 2 साथियों में जानकारी मिल रही है कि 2 साथी हैं, एक जावेद है, कोई दूसरा अन्य साथी और है, जिन 3 लोगों के साथ में कल रात 8 बजे के आसपास ये विनोद ठाकुर, जिनके 3 बच्चों में से 2 का कत्ल कर दिया उसने, उसके घर पर गया था। ये साजिद तो मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जावेद और दूसरे की तलाश जारी है। दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, वो भी अपने घरों पर ताला मारकर भागे हुए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत उग्र हैं। कल भी लगभग 4-5 दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, कुछ वाहनों को भी जला गया है। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो अभी पुलिस के सामने नहीं आ पाया है, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो सके कि आखिरकार दोनों पक्षों के बीच में विवाद क्या था। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ये कल 3 लोग रात 8 बजे के आसपास जो विनोद ठाकुर है उसके घर पर पहुंचे थे, और विनोद की पत्नी ने उनके लिए बाकायदे चाय बनाई थी। आना जाना था दोनों के बीच में और अच्छे मधुर संबंध थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके चलते आयुष और आहान 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया साजिद और उसके साथियों ने। ये पुलिस पड़ताल कर रही है और अभी इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार सभी पहलुओं यही तो सबसे हैरानी वाला मामला है कि जान पहचान वाले दोनों पक्ष, और ऐसे में जिसके घर में जाते हैं आरोपी जो है, वो महिला जो है घर की, उनके लिए चाय बनाने जाती है, और ये आरोपी क्या करते हैं, छत पर जाकर बच्चों का गला रेत देते हैं, बच्चों को मार डालते हैं। दिल दहलाने वाला ये मामला सामने आया। संजय, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, बदायूं की घटना को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के इशारे पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है ताकि समाज में तनाव बढ़ाया जा सके। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर, ताकि इस तरीके की घटनाएं करवा के समाज में तनाव बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है बदायूं की घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है। बदायूं में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अपराधियों को संरक्षण समाजवादी पार्टी देती थी, बीजेपी नहीं। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, जब कोई वारदात होती है और उसमें जो दोनों पक्ष हैं वो अलग अलग धर्म के होते हैं, तो बैठे बैठाए नेताओं को ध्रुवीकरण की राजनीति का मौका मिल जाता है। और अब जो बदायूं में यहां पर हुआ है वो भी ऐसे चुनावी माहौल में, तो फिर यही आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति ये तो अब चरम पर होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनावों का मौसम है और आज तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मौके पर कोई घटना हो, कोई बयान हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कुछ भी होगा तो उस पर निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से उसको लेंगे और उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। यही बदायूं कांड में हुआ है, यही पहले हाथरस कांड में हुआ था। इसके पूर्व जब बदायूं कांड हुआ था अखिलेश यादव सरकार में, तब भी ऐसा हुआ था। तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है और अगर उस बीच में चुनाव होते हैं, चुनावी बयार बहती है, तो निश्चित रूप से राजनेताओं को अपना मौका मिल जाता है अपने अपने तरीके से अपने अपने मतदाताओं को लुभाने का, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने का। और वही बदायूं कांड में भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना चाहती है, वो इस तरह की राजनीति करती है और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को वो हिंदू मुस्लिम से जोड़ दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, जहाँ पर भी क्राइम होगा, अपराध होगा, वहाँ पर आरोपियों को, अपराधियों को सजा मिलेगी। तो वो अपने तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। चूंकि चुनाव का मौसम है तो ऐसे में अपने अपने तरीके से सभी दल इस घटनाक्रम को ले रहे हैं और उसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रोमाना,
रोमाना। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा सीधे दर्शकों को अब बधाइयों लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भरत वहां से जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं भरत से, बताइए जरा ग्राउंड पर इस वक्त माहौल कैसा है, तनावपूर्ण बनी हुई है क्या स्थिति? बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, शांतिपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर अभी बच्चों के शव को परिवार के पास लाया गया था, उसके बाद उन्हें पचमढ़ी वाजपेयी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया शवों को। और अब स्थिति ये है कि परिवार जो जन है वो बेचारे कोहराम मचा हुआ है और दुख की घड़ी है उनके साथ में, लेकिन पुलिस चक्कर पर मौजूद है, किसी तरीके से कोई शांति वाला माहौल नहीं है। भरत, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं तब तक दर्शकों को फिर से संजय त्रिपाठी के पास लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं संजय से कि सरकार की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है। संजय, क्योंकि जो बात हम कर रहे थे कि साहब चुनावी माहौल है और ऐसे में कोई भी छोटी से छोटी वारदात हो उसको लेकर भी यहाँ तो नेता जो है वो कहीं ना कहीं भुनाने के लिए मौके की तलाश में है, और ये तो ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात बदायूं में देखने के लिए मिली है। तो अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है, क्या है जानकारी? देखिए रोमाना, कल जब ये घटना हुई है उसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से जिला के अधिकारियों को और जोन के अधिकारियों से बात की गई है और उनको ताकीद किया गया है कि मौके पर हर हाल में शांति व्यवस्था बना के रखें, चूंकि एक पक्ष बेहद उग्र हो गया था, उसने कई दुकानों में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। तो ऐसे में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव न होने पावे, इसके लिए निर्देश दिए गए थे। और आपने देखा कि आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई भी की और साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जो अन्य दूसरे आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ न हो पाए। दोनों बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी। आगे जो भी अपडेट होगा लेंगे आपसे। हार की राजनीति में आज का दिन बड़ा हो सकता है। खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, पप्पू यादव की पार्टी, आप जानते ही हैं जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी का नाम है। पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा सकते हैं। कांग्रेस की टिकट पर ही पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं। बीती रात पटना में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार ने पप्पू यादव को कांग्रेस में उनकी पार्टी के विलय की हरी झंडी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, तय माना जाए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय? बिल्कुल, पप्पू यादव के नजदीकी सूत्रों का तो यही कहना है कि इस कवायद में कांग्रेस काफी समय से लगी हुई थी। हालांकि इसको लेकर दो अड़चनें थी। एक तो लालू यादव की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से अड़चन थी, क्योंकि पप्पू यादव के साथ पिछले काफी समय से एक राजनीतिक खटास देखने को मिल रही थी। और इसके अलावा बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका भी पप्पू यादव से 36 का आंकड़ा है। तो ये दो रुकावटें थी पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने में। अब एक रुकावट दूर हो गई है। कल रात पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर ली है और हमें सूत्रों ने बताया है कि लालू यादव की हरी झंडी उन्हें मिल गई है और ये मुलाकात कांग्रेस की सलाह पर ही हुई है। अब पप्पू यादव दिल्ली आएंगे, दिल्ली में वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से मिलेंगे और फिर जो बड़ी खबर हमारे सूत्रों ने दी है कि जन अधिकार पार्टी का विलय होगा कांग्रेस पार्टी में और पूर्णिया सीट से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस के पप्पू यादव बनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो विलय तय मानिए आप, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में और लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं पप्पू यादव। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए और महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तो सामने आ रहा है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार है। सीट बंटवारे को लेकर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात 3.5 घंटे तक बैठक भी की है। कल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक है। कल शिंदे भी अपने नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। तो बैठकों का दौर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अब हलचल तेज हो रही है। कल देर रात 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की है। शिंदे भी अपने नेताओं से अब आने वाले कल मीटिंग करने वाले हैं और महाविकास आघाड़ी की बैठक भी कल तय है। और ऐसे में अगर महायुति की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, तो फिर महाराष्ट्र में एनडीए का संभावित फॉर्मूला अभी तक जो सामने आ रहा है, देखिए उसमें तस्वीर ये उभर रही है कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटें दी जाएंगी और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें दी जाएंगी। तो ये वो आंकड़ा है जिसके तहत महायुति में सीट शेयरिंग जो है उसको लेकर मोहर लगाई जा सकती है।
और वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी का जो संभावित फॉर्मूला है उसमें शिवसेना उद्धव गुट 13, कांग्रेस 19, ये वो फॉर्मूला, एनसीपी शरद पवार गुट 6, ये वो फॉर्मूला जिस पर मोहर लगाई जा सकती है चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, महाविकास अघाड़ी या महायुति, कहां ऐसा लग रहा है कि पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सहमति बन जाएगी और औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, और दोनों ही गठबंधन में पेच कहां फंस रहा है सूरज? देखिए, चुनाव की तारीख सामने है और महाराष्ट्र में दोनों ही अलायंसेस ने अब तक औपचारिक तौर पर अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अनाउंस नहीं किया है। इसकी वजह रोमाना साफ है, दो तरह की वजह है। एक तो एनडीए में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जा सकती है और दूसरा महाविकास अघाड़ी से क्या प्रकाश आंबेडकर दूर हो सकते हैं। तो ये दोनों ही जो कयास हैं, इसमें जो फॉर्मूले अब हम आपको दिखा रहे हैं टीवी पे, ये फॉर्मूले बदल भी सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर एनडीए में जाती है तो दक्षिण मुंबई की जो एक सीट है वो उन्हें दी जा सकती है, जहां पर एमएनएस अपने उम्मीदवार मैदान में खड़ा करेगी। ऐसे में फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला का नंबर किसका बदलेगा? बीजेपी का बदलेगा, शिवसेना का बदलेगा या फिर एनसीपी का बदला जाएगा? इस पर भी गहन मंथन चल रहा है। वहीं पर अगर प्रकाश आंबेडकर अपनी डिमांड करते हैं, जैसा कि कल उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, उसमें कहा कि आप महाराष्ट्र की किसी भी 7 सीटों पर का चयन कर लीजिए, वहां पर हम आपको खुले तौर पर समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर नाराजगी भी एक तरह से दिखाई कि वो उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो यही कुछ जो पेच है जो फंसे पड़े हैं, और यही पेच बताया जा रहा है। जो मैराथन मीटिंग चल रही है लगातार, कल भी मीटिंग चल रही थी, आज भी कुछ लोग मिलने वाले हैं, कल भी मीटिंग है। तो ये मीटिंग अब डिसाइड करेगी कि आखिर दोनों ही अलायंसेस का फॉर्मूला क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार है अभी कि महाराष्ट्र में चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो, दोनों ही जो अलग अलग गठबंधन है उनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। हम आइए अब आपको दिखाते हैं बाहुबली की शादी। बाहुबली जिनका नाम है अशोक महतो, वही अशोक महतो जो 90 के दशक में कुख्यात गैंग चलाया करता था। हत्या के कई केस इसके खिलाफ दर्ज है। इसी अशोक महतो ने कल शादी रचा ली। 55 साल के अशोक महतो ने दिल्ली की रहने वाली अनीता से शादी कर ली है। इस शादी के पीछे कहानी सियासी है। चर्चा इस बात की है कि अशोक महतो पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। पार्टी कौन सी होगी ये अभी तय नहीं, लेकिन अशोक महतो को आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद है। खुद छवि इतनी दागदार अशोक महतो की कि कोई पार्टी टिकट ना दे पाती, क्योंकि अगर दे देती तो फिर विरोधियों के निशाने पर आ जाती। इसी की काट के तौर पर अशोक महतो ने शादी कर पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। हालांकि पार्टी से किसी टिकट मिलेगा या नहीं, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। बाहुबली अशोक महतो को देख रहे हैं आप, दिल्ली में शादी रचा ली है। 55 साल के अशोक महतो ने दिल्ली की रहने वाली एक लड़की से शादी की है। शादी के बाद देखिए दूल्हा और दुल्हन बेहद खुश नजर आए। अशोक महतो अपने चुनावी प्लान के बारे में क्या बताते सुने गए, ये देखिए। जनता का जो पुकार है था, इसी के पुकार के कारण हम शादी किए और शादी कर करके पत्नी को लड़ाना चाहते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किस पार्टी प्रयासरत है। ऐसे लालटेन से आरजेडी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पत्नी को लड़ाएंगे। जीवन की शुरुआत है तो सब अच्छा ही लग रहा है। सबका इतना सा प्यार है, स्नेह है, ममत्व है, तो डेफिनेटली रंग लाएगी। जो होगा अच्छा ही होगा। तो बाहुबली की वरमाला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने सुना अशोक महतो खुलकर ये कह रहे हैं कि पत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसका भरोसा अभी किसी पार्टी से तो नहीं मिला है, लेकिन अशोक महतो ने अपनी इच्छा जरूर जता दी है लालटेन की, मतलब आरजेडी से पत्नी को चुनाव मैदान में उतरवाना चाहते हैं अशोक महतो। क्या ये संभव हो पाएगा, इसको लेकर अभी सवाल बरकरार है। वैसे शादी समारोह में अशोक महतो के परिवार के लोग भी शामिल हुए। अशोक महतो के भतीजे हैं, वो जेडीयू के पूर्व विधायक रहे, नाम प्रदीप महतो, वो भी मौजूद थे। सुनिए इस शादी पर प्रदीप महतो ने क्या कहा।
शादी करने के लिए तो जब पहले से ही हम लोग कह रहे थे कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, लेकिन जब सामाजिक दबाव जब आया सामने, जब सबसे जनता की मांग हुआ, देखिए चाचा जी भी राजी हो गए, शादी हो गई, बहुत खुशी हो रहा है, पूरे परिवार झूम रहे हैं। हमारे गांव में जाकर के देखिए कि कितना लोग खुश हैं, एकदम पूरा इलाका खुश है। लेकिन इनका जो जलवा है इलाका में, जो काम किए हैं, काबिल तारीफ काम किए हैं, हम ही विधायक रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप महाकुंभ में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ में पहुंचे। 18 मार्च से दिल्ली में ये स्टार्टअप महाकुंभ जिसका आगाज हुआ था, और यहीं पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आपको बता दें 2000 से ज्यादा स्टार्टअप यहाँ स्टार्टअप महाकुंभ में मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और 20 से ज्यादा देशों के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में स्टार्टअप महाकुंभ में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पीएम मोदी बिजनेस के मंत्र भी देते हुए सुनाई पड़ेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। फिलहाल जो अलग अलग स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं उनका जो बिजनेस मॉडल है उसकी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करते हुए यहां आप देख रहे हैं। स्टार्टअप्स के जरिए किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का चक्का घूम सकता है, क्योंकि स्टार्टअप्स में वो क्षमता है जिससे देश में अवसर, खासतौर से रोजगार के मोर्चे पर, और ऐसे में अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने में स्टार्टअप्स की अपनी एक अहम भूमिका हो सकती है। देश को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने में स्टार्टअप्स की अपनी एक अलग भूमिका हो सकती है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च से चल रहा है राजधानी दिल्ली में, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा आपको एक बार फिर से यहां लिए चलेंगे। खबर पंजाब से है, जहां संगरूर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये मामला जो है वो गुज्जरा गांव का है। जहरीली शराब पीने से संगरूर के गुज्जरा गांव में 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। अभी तक इस मामले में क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की तरफ से एक्शन अभी तक क्या लिया गया है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असीम। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कल रात की घटना है जब ये 4 लोगों की मृत्यु वहाँ हुई है। ये ह्यूज ट्रेजेडी है, क्या पुलिस लिकर जो कहते हैं जहरीली शराब इन लोगों ने पी थी, वो सोर्स क्या था और कहाँ से ली थी, कैसे खरीदी थी, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। और पुलिस उस गांव में भी ये गुजरी विलेज है, ये दिड़बा के पास पड़ता है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट संगरूर है, दिड़बा के पास पड़ता है। लेकिन अभी इनिशियली यही इनपुट है कि 4 लोगों की मौत हुई है इसमें, लेकिन पुलिस ने अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है अभी पुलिस कि कहाँ से ये पुलिस लेकर आई थी, या ये कंट्री मेड थी, खुद ही बनाई थी किसी ने। तो इस पे अभी वो इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है उस एरिया में जाकर। बहुत शुक्रिया असीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम सभा चुनाव में एक सीट आप जानते हैं अहम है, लेकिन कई हाई प्रोफाइल सीट्स ऐसी हैं जहां अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। और ऐसी एक सीट अमेठी है, ऐसी एक सीट रायबरेली भी है। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं, लेकिन इस बार गांधी परिवार ने दोनों ही सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और अब सवाल ये, इन 2 सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किसे बनाएगी? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का रण आज से शुरू भी हो जाएगा, लेकिन कई हाई प्रोफाइल सीटों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेठी और रायबरेली सीट। ऐसी खबर है कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं और राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। रही बात प्रियंका गांधी की, तो वो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अब सवाल इससे आगे का है, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? सबसे पहले बात अमेठी की। कांग्रेस ने अमेठी के लिए अब जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक स्मृति ईरानी के सामने सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है।
सुप्रिया श्रीनेत के इनकार के बाद आराधना मिश्रा मोना के नाम पर विचार चल रहा है। इसके अलावा दीपक सिंह के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। दीपक सिंह गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी नाम फाइनल नहीं किया है। अब देख लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी में किसे कितने वोट मिले थे। राहुल गांधी को पिछले चुनाव में 4,13,000 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। यानी राहुल गांधी 55,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में 55,000 वोट की हार इतनी बड़ी भी नहीं होती कि कोई पार्टी निराश हो जाए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। 2009 में राहुल गांधी अमेठी से 3,70,000 वोट से चुनाव जीते थे। 2014 में 1,07,000 वोट से जीते और 2019 में उनकी हार हो गई। अब सवाल ये कि क्या 2024 में हार का आंकड़ा और बढ़ेगा और क्या इसी वजह से राहुल गांधी यहां से किनारा कर रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में है। दिल्ली पहुंचे अमेठी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन राहुल इशारों ही इशारों में ये संकेत दे चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी सीईसी है, खाड़गे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। अब बात रायबरेली की। पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे तो उनका काफिला रायबरेली और अमेठी भी पहुंचा था। हालांकि प्रियंका गांधी बीमार होने के चलते शामिल नहीं हो पाई थी और यहीं से ये भी साफ हुआ कि प्रियंका रायबरेली जाकर चुनाव लड़ने का कोई मैसेज नहीं देना चाहती। प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है, तो सवाल है कि यहाँ से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। 2009 में सोनिया गांधी वहां से 3,72,000 वोटों से चुनाव जीती। 2014 में हार का अंतर थोड़ा कम हुआ और वो 3,52,000 वोटों से जीती, लेकिन 2019 में उनकी जीत 1,67,000 वोटों के अंतर से हुई। यानी 5 साल के भीतर उनकी जीत के अंतर में करीब करीब 2 लाख वोटों की कमी आ गई। यानी रायबरेली की सीट पर भी इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। वैसे भी बीजेपी का पूरा फोकस अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली पर है। रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे बीजेपी के संपर्क में है। रायबरेली बपौती नहीं है, वो बपौती होगी जो जनता की सेवा किया होगा, जिसने गरीबों को अनाज दिया होगा। पोस्टर से नहीं होगा। कौन जनता और गरीब के साथ खड़ा होता है। सबसे बड़ी जात है दुनिया में, वो है गरीब। आप कोई जातियों का विभाजन करिए, सबसे पहले आपको गरीब देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर रायबरेली से मनोज पांडे का नाम आगे करती है तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। वो भी तब जब रायबरेली से कांग्रेस का खेमा किसी मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की तलाश में है।